यस सर, लगभग आ गए। ओके, स्क्रीन क्लियर है, वॉइस क्लियर है? यस सर। देखते हैं। सो ये हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रूट्स एंड सीड, सीड एंड फ्रूट लिखा था हमने। इसी जहाँ पे सीड वाला पैराग्राफ जो एनसीईआरटी में है, इसी में फ्रूट के बारे में भी पैराग्राफ दिया हुआ है। हालांकि फ्रूट में भी जो है वो ऑलरेडी हमने जब मॉर्फोलॉजी पढ़ा था तो फ्रूट के बारे में डिस्कस अब किया था, उसी में सारी बातें हमने कर ली थी, बट फिर भी मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। इसमें फ्रूट का पैराग्राफ भी है। एंड देन उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, उस पर चलते हैं। पहले फ्रूट्स के बारे में देखते हैं क्या दिया था। फ्रूट्स जैसा भी हमने लिखा था, फ्रूट्स ओवरी से बनता है, सो दिस इज बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओवरी। फर्टिलाइज्ड ओवरी को आप फ्रूट बोलते हैं। फटाफट कंप्लीट करते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवरी तो फ्रूट हो गई। हमने पढ़ा था कि एक फ्रूट की वॉल होती है, इसको पेरिकार्प कहते हैं। पेरिकार्पिस फ्रूट वॉल। पेरिकार्प तीन अलग अलग स्टेट में हो सकती है अगर फ्लैशी है तो। एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। इफ फ्लैशी, अगर पेरिकार्प फ्लैशी है तो उसमें तीन अलग अलग लेयर हो सकती है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। फ्रूट के फॉर्म में आपका डायग्राम एनसीईआरटी में जो 11th में था वो मैंगो और कोकोनट का बना हुआ था, है ना? अगर आपको याद हो तो मैंगो एंड कोकोनट का डायग्राम है, और उस मैंगो और कोकोनट के डायग्राम में ही एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प के बारे में दिया है। मैंगो और कोकोनट ड्रूप की कैटेगरी के फ्रूट है। फ्रूट डिफरेंट टाइप्स के हैं, उनमें से केवल एक डिस्कस किया था हमने 11th में, एंड दैट इज ड्रूप, जिसके एग्जांपल में मैंगो एंड कोकोनट आपने पढ़ा था। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि फ्रूट की वॉल पेरिकार्प है। अगर पेरिकार्प फ्लैशी होती है तो तीन लेयर होती है, आउटर मोस्ट एपिकार्प, बीच में जो आएगा वो मीजोकार्प, इनर मोस्ट जो आएगा वो एंडोकार्प। और फिर आपको ड्रूप पढ़ाया था। ड्रूप की डेफिनेशन में ये था कि अगर एंडोकार्प हार्ड स्टोनी होती है, स्टोन के जैसी हार्ड हो अगर एंडोकार्प, तो उसको हम ड्रूप बोलते हैं। ऐसे फ्रूट्स को हम ड्रूप बोलते हैं। फ्रूट्स के टाइप में आपने ये पढ़ा था कि फ्रूट्स तीन टाइप्स के हैं। एक कहलाते थे हमारे ट्रू फ्रूट्स, पहले दो कैटेगरी में दे रखे। ट्रू फ्रूट्स का मतलब है ये वाले, है ना, जो बनते हैं डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी। फिर आपने एक पढ़े थे फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट कौन सा पढ़ाया था? फॉल्स फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी के अलावा किसी और पार्ट को मिला के बनते हैं। जैसे एप्पल आपको पढ़ाया था कि एप्पल को हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। फॉल्स फ्रूट सीडो कार्प भी कहा जाता है। सीडो का मतलब फॉल्स होता है, कार्प फ्रूट के लिए है। तो इनके डेफिनेशन में क्या आएगा? दे डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड ओवरी विद एसेसरी पार्ट। कोई ना कोई एक्स्ट्रा पार्ट भी होगा। तो जब एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो फ्रूट क्या कहलाएगा? ओवरी के साथ साथ एक्स्ट्रा पार्ट होगा तो क्या कहलाएगा? फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल में जैसे आपने पढ़ा था एप्पल, एप्पल हो गया, पियर हो गया।
इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, थैलेमस, फ्लैशी, थैलेमस, और ये सब मॉर्फो में पढ़ाया है। अगर आप डिस्क्रिप्शन पे डायग्राम देखना चाहें तो मॉर्फो में देख सकते हैं। इसी तरीके से स्ट्रॉबेरी, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, इनफ्लोरेसेंस एक्सिस, एक्सिस ऑफ इनफ्लोरेसेंस। तो जिनमें ओवरी के अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज होगी वो कहलाएंगे सीडोकार्प, यानी फॉल्स फ्रूट। जैसे एप्पल और पियर का जो एडिबल पोर्शन है वो उसका थैलेमस होता है। एप्पल में जो सेंटर वाला पोर्शन आप खाने में छोड़ देते हैं, दैट इज बेसिकली द फ्रूट, ट्रू फ्रूट, जो ओवरी से बना। और उसके अंदर एप्पल में आपको सीड नजर आते ही है। लेकिन एप्पल का जो पोर्शन हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो क्या है, दैट पार्ट इज एक्स्ट्रा, थैलेमस पार्ट है। क्योंकि फ्रूट में थैलेमस इन्वॉल्व हो गया तो ये फ्रूट क्या कहलाएगा, ये बन जाएगा हमारा फॉल्स फ्रूट। क्लियर? तो एक ये बात हो गई। फिर तीसरी कैटेगरी भी आपको पढ़ाई थी, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के बन जाते हैं, जिनमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आपको पढ़ाए थे। सो थर्ड वन इज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट्स। जैसे बनाना है ना, बनाना में सीड नहीं होते। ग्रेप्स, तो ये पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स के एग्जाम्पल है। आई होप कि आपको चीजें दिख रही हैं। सर इससे पहले वाले को इससे पहले आपने कोई पेज पे लिखवाया था क्या? नहीं नहीं, बस इसी पेज पे लिखा है। मैंने आपको याद दिलाया कि हमने फ्रूट्स डिस्कशन स्टार्ट किया। हालांकि फ्रूट्स में जितना भी मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है ये सब वही है जो ऑलरेडी हम 11th पे कर चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि बुक में यहाँ दिया हुआ है, आपको एटलीस्ट याद तो होना चाहिए। डिटेल आप चाहें तो फ्रूट की भी आप एनसीईआरटी में 11th से पढ़ सकते हैं। सीड और फ्रूट वाले कॉलम में जो नया था, लाइक 10 to 15% वाटर कंटेंट होता है, परसिस्टेंट न्यूसेलस को पेरिस्पर्म कहते हैं, और थ्रियोफाइट्स वो प्लांट जो सीड के थ्रू प्रोपेगेट करते हैं। कुछ लाइंस नहीं है, बाकी मोस्ट ऑफ द कंटेंट सीड और फ्रूट का वही है जो 11th में था। सीड वाइबिलिटी नया था, और जो लास्ट लाइन अभी हमने लिखी थी कि टाइनी सीड्स हैं लार्ज नंबर में, वो चीज भी 12th में ही दी हुई है। यस सर। हो गया? यस सर। सो अब हमारा कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला केस है वो इसी चैप्टर में लास्ट में एक टॉपिक दिया है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। वो क्या है उस पे आते हैं। और एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी में दोनों ऑप्शन है, वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कैटेगरी में आती है। अभी आप पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे किस कैटेगरी को हम कहाँ पे लेके आए। सर सिंपल फ्रूट भी होता है क्या कोई? सिंपल फ्रूट्स यही। फिर जब आप ट्रू फ्रूट्स को डिवाइड करोगे ना फर्दर, तो फिर इसमें आएंगे सिंपल फ्रूट्स, एग्रीगेट और कंपोजिट, और फिर उनके भी फर्दर टाइप्स हैं। फ्रूट्स का एक डिटेल क्लासिफिकेशन है, मतलब बहुत ही कैटेगरी आगे हैं। तो ट्रू फ्रूट्स में जब आप फर्दर जाओगे तो पहली कैटेगरी आएगी सिंपल फ्रूट्स। सर वो नहीं पढ़नी ना? हाँ नहीं पढ़नी, वो तो फिर बात ये कि सिंपल आएगा तो फिर दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। तो सिंपल होता है, फिर एक होता है कंपोजिट, और एक होता है एग्रीगेट। तो तीन ये हो गए। फिर सिंपल में भी फिर तीन टाइप के हैं, डेहिसेंट, इंडेहिसेंट, शाइजोकार्पिक। फिर उनके भी अलग अलग टाइप है, 5 5 2। तो ऐसे तो फ्रूट्स का डिटेल क्लासिफिकेशन है। ओके सर। बेटे 1 मिनट होल्ड करना सर।
आंसर नहीं हो। ओके सो ठीक है, सो फ्रूट्स का एक सर वो डिटेल प्रॉब्लम है, सिंपल फ्रूट में मैंने ये पढ़ा था मोनोकार्पुलरी और मल्टीकार्पुलरी सिनकार्पस वेरी सिमिलर। हाँ वो एक्चुअली वही है, सिंपल फ्रूट्स पढ़ोगे तो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो मोनोकार्पुलरली से बनेंगे या पॉलीकार्पुलरली होगी तो उसमें सारी कार्पल फ्यूज होनी चाहिए, सिनकार्पस कंडीशन होनी चाहिए, तो वो सिंपल कहलाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है एग्रीगेट, जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल होंगी, पॉलीकार्पेलरली होंगी और वो सारी अलग अलग होनी चाहिए, एपोकार्पस कंडीशन होनी चाहिए। और फिर तीसरा आता है कंपोजिट, जो पूरे के पूरे इन्फ्लोरेसेंस से ही बन जाएगा, रादर देन वन फ्लावर, फ्लावर का बंच होगा तो डायरेक्टली फ्रूट्स में चेंज हो जाएंगे, तो वो कहलाते हैं कंपोजिट फ्रूट्स। और फिर सिंपल की अलग कैटेगरी है, सबकी अलग अलग कैटेगरी है, तो उसमें आपको पढ़ना नहीं है, बट ये है कि जैसे ड्रूप आपने पढ़ा था 11th में, तो ड्रूप एक तरीके का सिंपल फ्रूट है, आप ये मान सकते हो। स्ट्रॉबेरी यहाँ के हिसाब से तो फॉल्स फ्रूट है क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लोरेसेंस का एक्सेस आ रहा है, लेकिन अगर हम फ्रूट की कैटेगरी में स्ट्रॉबेरी को ले जाएंगे तो वो एग्रीगेट टाइप का फ्रूट्स है। स्ट्रॉबेरी पे जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं दे आर इंडिविजुअल फ्रूट्स, और पूरे फ्रूट का बंच आपको एक साथ एक स्ट्रॉबेरी की फॉर्म में दिखाई देता है। ऐसे कस्टर्ड एप्पल भी होता है, अगर देखा है तो कस्टर्ड एप्पल में भी क्या है कि छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं ब्लैक ब्लैक से, और पूरा एक कस्टर्ड एप्पल आपको दिखाई देता है, तो जो एक ब्लॉक है वो एक फ्रूट है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ इकट्ठा हो गए और एक कस्टर्ड एप्पल बन गया। हल्का सा प्रेस करोगे तो सब अलग अलग हो जाएंगे, लाइक दिस। ओके सर, क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। तो पहले पॉलीएम्ब्रियोनी करते हैं क्योंकि वो छोटा सा टॉपिक है। पॉली एम्ब्रियोनी, अभी तक हमने यही पढ़ा है कि एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, बिकॉज एक एग था तो फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट और डेवलपमेंट के बाद एक एम्ब्रियो। बट अगर ऐसा है कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाए, क्यों होंगे? ऑब्वियस ही बात है, ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये एक्सेप्शनल केस में जाएगा, नॉर्मली ऐसा नहीं होता, लेकिन देयर आर फ्यू केसेस जहां पे मोर देन वन एम्ब्रियो है एक ही सीड में, तो वो क्या कहलाएगा? पॉली एम्ब्रियो, मैनी एम्ब्रियो, है ना। सो डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा? दिस इज अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन ए सीड। एक सीड में अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो है तो क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड पॉली एम्ब्रियोनी। सिंपल डेफिनेशन, मोर देन वन एम्ब्रियोस पर सीड। इसको डिस्कवर किया था ल्यूवेनहॉक ने, डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक, HOEK होना चाहिए। LEUWENHOEK, देख लीजिएगा इस पर एक बार। ल्यूवेनहॉक इन सिट्रस, ऑरेंज में इन्होंने डिस्कवर किया था। सिट्रस इज ऑरेंज, ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था, ये याद रखिए। अब ये एक से ज्यादा एम्ब्रियो आते कहां से हैं? एक एम्ब्रियो तो जायज है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो एग जाइगोट में और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा। बट इस एक एम्ब्रियो के अलावा अगर एक एम्ब्रियो एक्स्ट्रा है, 2 3 5 जो भी है, तो वो कहां से आएंगे? दैट इज द केस। उसके बेस पे हम पॉली एम्ब्रियोनी के अलग अलग टाइप्स हैं। कौन कौन से टाइप हैं जो पहले बुक में दिया है वो बात करते हैं। डिफरेंट टाइप्स की है।
हमें पहले जो बुक में दिया है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड न्यूसेलर और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियोनी। फर्स्ट केस क्या है, न्यूसेलर। न्यूसेलर का मतलब न्यूसेलस की जो सेल्स हैं वहां से एम्ब्रियो बन जाएगा। एडवेंटिव का मतलब आपने पढ़ा था एडवेंटिशियस, जैसे रूट्स पढ़ाया था। एडवेंटिशियस का मतलब हमेशा होता है अदर देन ओरिजिन। अब एम्ब्रियो का ओरिजिन है एग, अब एग के अलावा कहीं और से हो गया तो नाम दे दिया गया एडवेंटिव। क्योंकि सबसे पहले ये जो डिस्कवर की थी सिट्रस में वो इसी कैटेगरी की है, इसीलिए इसी को नाम दे दिया गया न्यूसेलर या एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो। यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियो कहाँ से बनते हैं, या तो न्यूसेलस से बन जाएंगे। भाई एम्ब्रियो बना एम्ब्रियो सैक से, एम्ब्रियो सैक में एग था, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट। लेकिन एम्ब्रियो सैक के बाहर न्यूसेलस है और न्यूसेलस के बाहर इंटेगुमेंट्स हैं। अगर कभी ऐसा हो कि इंटेगुमेंट की सेल से एम्ब्रियो बन जाए डायरेक्टली बिना फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि इंटेगुमेंट डिप्लॉयड है और न्यूसेलस भी डिप्लॉयड है, एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होता है, तो बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा। जबकि एग को मेल गैमीट फर्टिलाइज करेगा तो डिप्लॉयड एम्ब्रियो बनेगा। तो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल से बन जाएगा एम्ब्रियो तो वो क्या कहलाएगा, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगा फिनोमिना। एम्ब्रियो को बोला जाएगा एडवेंटिव एम्ब्रियोज। एडवेंटिव का मतलब है अदर देन एग फर्टिलाइज्ड, फर्टिलाइज एग के अलावा जहां से बने। यहाँ पे क्या आएगा, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज are formed directly from cells of nucellus or integuments, means without fertilization। अब बिना फर्टिलाइजेशन के अगर बिना सिंगेमी के कुछ बना तो डिफरेंस क्या आएगा, इस जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियो है ये और जो एक बना है फर्टिलाइजेशन से वो, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा। सर ये इस वाले में वेरिएशंस नहीं आएंगे। हाँ, इस वाले में वेरिएशन नहीं आएंगे। ये तो एसेक्सुअल हो गया एक तरीके से कि आपने एक पार्ट से डायरेक्टली एक एम्ब्रियो बना दिया है। तो यहाँ पे जो आएंगे वो क्लोन्स बन जाएंगे, और जो एग से बना होगा फर्टिलाइजेशन के बाद वो रिकॉम्बिनेंट टाइप का होगा, हाइब्रिड टाइप का होगा। जैसे जो प्लांट ब्रीडिंग करते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, उन्हें पता होता है लेमन में सिट्रस, ऑरेंज, लेमन सब ऐसे ही। नींबू का अगर आप एक सीड लगाओगे तो उससे 6 से 8 प्लांट बन जाते हैं एक ही सीड से। इसका मतलब है लेमन के अंदर 6 to 8 एम्ब्रियो होंगे, क्योंकि एक एम्ब्रियो से एक प्लांट बनेगा। अब जब प्लांट बन जाएंगे तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो देख के बता देते हैं कि ये एक प्लांट हाइब्रिड वाला है, फर्टिलाइज्ड एग वाला एम्ब्रियो से बना है, और बाकी जितने भी बने हैं वो सब क्लोन्स हैं, वो न्यूसेलर या एडवेंटिव बने। फ्रूट्स में दोनों बातें रहती हैं, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, फ्रूट्स में आप क्वालिटी को चेंज नहीं करना चाहते, और जब भी आपको कोई चेंज नहीं चाहिए, कोई वेरिएबिलिटी नहीं चाहिए, तो हमेशा आप वेजिटेटिव या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रेफर करते हो। तो वो क्या करते हैं, वो जो फर्टिलाइज वाला प्लांट होता है उसको काट देते हैं, बाकी जो प्लांट है उनको प्रोपगेट करके लेमन की वैरायटी या ऑरेंज के प्लांट्स बना लेते हैं। तो दे नो वेरी वेल कि उसे कैसे करना है, हम शायद यहाँ से बैठ कर नहीं समझा सकते आपको, लेकिन आप जब प्लांट ब्रीडिंग में जाएं तो वो चीजें उन्हें पता होती है कि ये हाइब्रिड वाला है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला प्लांट है, और ये सब क्लोन्स हैं वेजिटेटिव वाले यानी एसेक्सुअल। तो उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियो क्यों आए, क्योंकि उसके अंदर न्यूसेलस या एडवेंटिव एम्ब्रियो है। ठीक है, ये एक हो गया केस जो आपके बुक में दिया हुआ है, जो सिट्रस में डिस्कवर हुआ था वो यही था। दूसरा, नॉट श्योर बट आपने जिम्नोस्पर्म में पाइनस में पढ़ा है एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी सर ने पढ़ाया था पाइनस में। उसे कहते हैं क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी।
इसे क्या कहते हैं? क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी कहते हैं। क्लीवेज का मतलब होता है, जैसे आपने जाइगोट में क्लीवेज पढ़ा होगा या जोलॉजी में क्लीवेज पढ़ा होगा। क्लीवेज का मतलब है डिवाइड करना है। तो होता क्या है, पाइनस के केस में फिक्स होता है, पाइनस में ये चीज जेनेटिकल है। पाइनस में क्या होता है कि एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है, लेकिन उससे प्लांट बनते हैं 4। क्यों बनते हैं? जैसे ट्विंस होते हैं ना हमारी बॉडी में, ह्यूमंस के अंदर ट्विंस रहते हैं कि जाइगोट जब 2 सेल का होता है तो दोनों सेल अलग अलग हो जाती हैं और वहां से 2 बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है, 2 फीटस बन जाते हैं और बर्थ के बाद 2 बेबी बन गए, जिनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक जाइगोट से बनने वाले 2 इंडिविजुअल। ऐसे ही पाइनस में क्या होता है, जब 4 सेल्ड स्टेज आती है, अभी हमने 4 सेल्ड प्रो एम्ब्रियो पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो जब 4 सेल्ड स्टेज आती है पाइनस में, तो वो चारों सेल अलग अलग हो जाती है और फिर 4 सेल से 4 अलग अलग इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो बनते हैं। और यहाँ पे चारों के चारों कैसे हुए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, क्योंकि 4 सेल्ड जो एम्ब्रियो बना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद बना, यहाँ पे कोई वेजिटेटिव नहीं बना। लेकिन ये फिक्स है कि पाइनस में एक सीड से 4 प्लांट ही बनेंगे। ये भी फिक्स है कि क्लीवेज केवल 4 सेल स्टेज पे ही होगा। उसको बोलते हैं क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज की वजह से मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इन पाइनस इज जिम्नोस्पर्म, क्लीवेज अकर्स at 4-celled stage, which results in formation of 4 embryo. Independent, चारों अलग अलग है। In seed, फॉर्मेशन ऑफ 4 इंडिपेंडेंट एम्ब्रियो इन सीड। तो पाइनस में 1 से 4 बनेंगे, ये फिक्स है। सर ये सिर्फ पाइनस में ही होती है? हाँ, ये पाइनस है, इसलिए स्पेशल एग्जांपल है पाइनस। जैसे ये वाला सिट्रस में भी है, मैंगो में भी है। आप इसके एग्जांपल लिख लीजिए, तो मैंने भूल गया। न्यू सीरियस वाले में एग्जांपल सिट्रस यानी लेमन, ऑरेंज और जितने भी होते हैं, इवन मैंगो में भी यही है। तो ऊपर वाले के लिए मैंगो और सिट्रस, नीचे वाले के लिए पाइनस। और भी टाइप्स हैं, बट आपको यही दोनों याद रखनी है। ठीक है, यस सर, हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, एपोमिक्सिस। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो हमारा क्या है, एपोमिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट, और मिक्सिस का मतलब होता है मिलना, फ्यूजन। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन में क्या लिखा था कि फ्यूजन यानी जो सिनगैमी है दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। फ्यूजन होना जरूरी है, गैमीट्स बने और वो फ्यूज करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। गैमीट बने और फ्यूज नहीं किए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो जाएगा। सो एपोमिक्सिस का मतलब क्या हो गया, एपोमिक्सिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ, इसको मतलब क्या है, विदाउट फ्यूजन। सर लास्ट वाला पेज दिखा देंगे। लास्ट वाला पेज ये सर नीचे। हो गया सर मतलब asexual reproduction without formation of gametes है? इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एपोमिक्सिस क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में तो हमें सीड हर तरीके का चाहिए ना, ऐसा भी जो वेरिएशन हो, ऐसा भी जिसमें वेरिएशन बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मार्केट में कोई क्वालिटी को चेंज करना भी चाहता है, कोई क्वालिटी को चेंज नहीं करना चाहता। ना वो बेटर चाहता है ना वो वर्स चाहता है, बस वो जैसा आ रहा है मार्केट में वही चाहता है। अगर आपको कोई वेरिएशन नहीं चाहिए और प्लांट लगेगा सीड से ही, तो क्या करोगे फिर, एपोमिक्टिक सीड बनाओगे, जो अभी आप पढ़ने वाले हो, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनाओगे आप। और अगर आपको वेरिएशन चाहिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड बनी रहे।
भाई वीट को किसी और तरीके से तो नहीं लगा सकते ना, गेहूं को लगाने के लिए गेहूं चाहिए, बट आप ये कह रहे हैं कि मुझे गेहूं की क्वालिटी में 0 डिग्री का कोई चेंज नहीं चाहिए, जैसा है वैसा चाहिए मुझे गेहूं। अब ये जो कंडीशन लगाई है कि कोई वेरिएशन ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशन आते ही है, हम कह रहे हैं कि मुझे कोई वेरिएशन नहीं चाहिए और प्लांट भी लगेगा सीड से ही, तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर हमें एपोमिक्सिस पे जाना पड़ेगा। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में आपको एपोमिक्सिस पढ़ाया जा रहा है। हालांकि एपोमिक्सिस एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? एपोमिक्सिस कहलाता है फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मली डेवलप्ड, डेवलपमेंट में एबनॉर्मलिटी लाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मली डेवलप्ड गैमेटोफाइट्स, जो आपने पढ़े मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट्स, एंड स्पोरोफाइट्स। स्पोरोफाइट्स का मतलब यहाँ पे सीड से लिया जाएगा। गैमेटोफाइट आप जानते ही हैं, मेल गैमेटोफाइट जो 3 सेल का था, फीमेल गैमेटोफाइट जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। सर हाँ, सर ये एबनॉर्मली डेवलप्ड क्यों है? अभी हम देखते हैं कि वो एबनॉर्मली डेवलप्ड है। नॉर्मल डेवलप करोगे तो फिर तो एम्फीमिक्सिस हो जाएगा ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। एम्फीमिक्सिस का मतलब है कि 2 मिक्स कर गए, यानी मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज कर गए, और यहाँ पे हम फ्यूज करा देंगे तो वेरिएशन आ जाएगा जो हमें चाहिए नहीं, तो हम बिना फ्यूजन के बनाएंगे सीड। अब बिना फ्यूजन के सीड कैसे बनेगा वो देखते हैं। सीड या एम्ब्रियो है ना, यहाँ पे सीड, स्पोरोफाइट में क्या होगा, या तो सीड होगा या एम्ब्रियो होगा या जाइगोट कह लीजिए, सब एक ही चीजें तो है। जाइगोट से तो आगे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है, तो स्पोरोफाइट का मतलब ये टर्म्स हो सकते हैं। और गैमेटोफाइट आप जानते ही हैं, मेल और फीमेल 2 टाइप के गैमेटोफाइट हैं। अब ये एबनॉर्मली बनाएंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं वो यहाँ से देखना है। आई थिंक स्क्रीन कुछ ब्लर्ड हुई। यस सर। मुझे ही दिख रही है ब्लर्ड एक्चुअली, इसलिए समझ में आ रहा है। जस्ट अ मिनट, अब ठीक हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो पहले मैं आपको रिकॉल कराता हूं कि नॉर्मली कैसे बने थे, है ना, फिर हम एबनॉर्मल पे चलते हैं। ठीक है, देखो नॉर्मल केस में आपने क्या पढ़ा, आप जब भी कोई गैमेटोफाइट बनाते हैं ना, मैं आपको अभी नॉर्मल पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ, ब्लू से लिख दे रहा हूँ। किसी भी गैमेटोफाइट को बनाने के लिए, गैमेटोफाइट हमारे पास 2 थे। गैमेटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड। चाहे ये मेल गैमेटोफाइट हो जो आपने 3 सेल्ड का पढ़ा है, जिसमें 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस था, इसको ट्यूब न्यूक्लियस बोला था, या फीमेल गैमेटोफाइट हो जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड पढ़ा है। किसी भी गैमेटोफाइट को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा था, हमें स्पोरोफाइट में मियोसिस करनी पड़ी थी, यही था। यहाँ पे हमने क्या लिया था, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा होता है, 2n। जैसे मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए यहाँ पे सेल कौन सी थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसी से तो बनाया था मेल गैमेटोफाइट। और फीमेल के लिए कौन सी थी, मेगास्पोर सेल, उससे हमने फीमेल गैमेटोफाइट बनाया था। और गैमेटोफाइट बनाने के लिए स्पोरोफाइट में क्या किया था, मियोसिस, रिडक्शन, डिवीजन। तो बिना मियोसिस के तो गैमेटोफाइट नहीं बनेगा ना। अगर आपको स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनाना है तो क्या कहलाता है, मियोसिस चाहिए, है ना। तो ये नॉर्मल केस था। क्लियर, ये आपको पढ़ाया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक के अंदर, कि आप मेल गैमेटोफाइट को बनाओगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो साइट को बनाओगे मेगास्पोर मदर सेल से, व्हिच इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। और ऐसा करने के लिए दोनों में ही आपको मियोसिस करना पड़ेगा। गैमेटोफाइट होता है हैप्लॉइड, स्पोरोफाइट होता है डिप्लॉइड। आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा था ये चीज। और गैमेटोफाइट अगर स्पोरोफाइट से यानी हैप्लॉइड अगर डिप्लॉइड से बनेगा तो मियोसिस से ही बन सकता है, बिकॉज मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, जैसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सर इसको एम्फीमिक्सिस कहते हैं।
हाँ, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हुआ, ये तो मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझा रहा हूँ, फिर आपको एपोमिक्सिस पे ले जाएंगे। अब उल्टा बनाते हैं, किसी भी स्पोरोफाइट को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्पोरोफाइट कैसा होता है? 2n। स्पोरोफाइट का एग्जाम्पल क्या हुआ हमारे लिए? जाइगोट, जो डिवाइड करके आगे एम्ब्रियो बना देगा, जो सीड में चेंज हो जाएंगे। तो किसी भी स्पोरोफाइट को आप कहां से बनाते हो? गैमेटोफाइट से तो बनाते हो। किसी स्पोरोफाइट को बनाने के लिए आप क्या करते हो? मेल गैमीट फीमेल गैमीट को फ्यूज करोगे तभी तो बनेगा। तो यहाँ पे इवेंट क्या चाहिए? सिनगैमी, है ना, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। यहाँ पे जैसे मेल गैमीट है एंड फीमेल गैमीट है, जब ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे तभी तो जाइगोट बनेगा। यानी किसी स्पोरोफाइट को बनाने के लिए हमें फ्यूजन करना पड़ता है गैमेटोफिटिक सेल्स का, और किसी गैमेटोफाइट को बनाने के लिए हमें मियोसिस करनी पड़ती है स्पोरोफिटिक सेल्स में। क्लियर? यही आपने पूरे चैप्टर में अभी तक पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड इट्स अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन, जहां मेल फीमेल गैमीट फ्यूज किए और जाइगोट आगे एम्ब्रियोजेनेसिस में गया, जो आज आपने पढ़ा, और सीड का डेवलपमेंट हो गया। कभी भी स्पोरोफाइट बोला जाए तो आप इसी सेंस में मान लीजिए, क्योंकि ये सब डिप्लॉयड है। गैमेटोफाइट के नाम पे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मेल गैमीट में 3 सेल है और फीमेल गैमीट में 7 सेल है, 8 न्यूक्लियस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस। ये क्लियर है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब ये होगा कि हम गैमेटोफाइट तो बनाएंगे स्पोरोफाइट से, लेकिन बिना मियोसिस के। अगर आप बिना मियोसिस के बनाओगे तो फिर 2n से क्या बन जाएगा? 2n। आई बात समझ में? अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं कि हम गैमेटोफाइट बनाएंगे, स्पोरोफाइट से ही बनेगा, मेल फीमेल गैमेटोफाइट बनाएंगे इन्हीं सेल से, लेकिन बिना मियोसिस के बनाएंगे। जब आप बिना मियोसिस के बनाओगे तो गैमेटोफाइट कैसा हो जाएगा? 2n। तो ये एबनॉर्मल हो गया। ऐसे ही हम एक स्पोरोफाइट बनाएंगे गैमेटोफाइट से, लेकिन बिना फ्यूजन के बनाएंगे। अगर बिना फ्यूजन के आपने स्पोरोफाइट बनाया तो कैसा बनेगा? n। तो ये भी एबनॉर्मल हो गया। जैसे आप पार्थेनोजेनेसिस याद करो, तो पार्थेनोजेनेसिस में आप क्या करते हो? फीमेल गैमीट यानी एग से ही तो जाइगोट बना रहे थे, जो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको पढ़ाया था, पार्थेनोजेनेसिस, जिसमें आपने लिखा था अनफर्टिलाइज्ड एग। एग इज ए काइंड ऑफ फीमेल गैमीट, वो गैमेटोफाइट का पार्ट है जो बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट में चेंज हो रहा है। तो ऐसा जाइगोट क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। तो इसका मतलब ऐसे सीड्स क्या कहलाएंगे? एपोमिक्टिक सीड कहलाएंगे। एपोमिक्टिक क्योंकि वो एपोमिक्सिस से बनेंगे, बिना फ्यूजन के बनेंगे, है ना। एपोमिक्सिस का मतलब क्या है? विदाउट फ्यूजन। तो यहाँ पे फ्यूजन नहीं होगा तो ये बन जाएगा। आई बात समझ में? अब देखो, कर दो टर्म शीट। श्रुति ने लिखा है नो। किस चीज के लिए बेटा? मैंने इतना ही देख पाया। सर वॉइस ब्रेक या ब्लड हो रही थी अभी, अब ठीक है। हाँ सर ब्लर तो है ही सर, वॉइस ब्रेक भी हो रही थी बीच में। ब्लड हो रही है? अभी तो क्लियर दिख रहा है मुझे, पेज भी क्लियर दिख रहा है। देखो आप, अगर ब्लड हो रही है तो मैं ये पे रोक देता हूँ 1-2 मिनट के लिए, आप आराम से नोट कर लीजिए। अब क्लियर हो गया सर। आप नोट कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं। सर एब्नॉर्मल शीट को क्या कहते हैं? हाँ, सर जो फ्यूजन, जो गैमेट के फ्यूजन से नहीं बनता शीट, उसको क्या कहते हैं? उसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। उसे आप, उसका एक तरीका पार्थेनोजेनेसिस है, और भी तरीके होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस तो याद है ना? यस सर। पार्थेनोजेनेसिस आपको पढ़ाया था मैंने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, जब आपको फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ा रहा था, है ना। आप पेज पलट के अपनी नोटबुक में देख सकते हैं। तो पार्थेनोजेनेसिस में आपने लिखा था कि समटाइम्स, कई बार ऐसा भी होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाता है। इवन मैंने एग्जाम में भी क्वेश्चन दिया था, एग्जाम रोटीफर्स हो गए, हनी बी हो गए, इनमें ये चीज कॉमन है। इनमें क्या है? अनफर्टिलाइज्ड एग से इंडिविजुअल बन जाएगा, है ना। इंडिविजुअल बनता तो जाइगोट से ही, यानी जाइगोट बन जाएगा। अब आप देखो, अगर अनफर्टिलाइज्ड एग हुआ तो एग इज ए काइंड ऑफ गैमेटोफाइट। एग फीमेल गैमेटोफाइट का ही पार्ट तो है, तो एग है और बिना फर्टिलाइजेशन के होगा।
फर्टिलाइजेशन क्या होता तो मेल गैमीट भी चाहिए होता और जाइगोट बनता है 2n। अगर एग से डायरेक्टली जाइगोट बनाओगे बिना फर्टिलाइजेशन के तो कैसा रह जाएगा n। बस यही एपोमिक्सिस है, विदाउट मिक्सिंग हो गया, बिना फ्यूजन के बिना मिक्सिंग के हो गया। ठीक है, इधर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों एबनॉर्मल होंगे ना? हाँ दोनों ही अब नॉर्मल होंगे। अब ये तो हम करेंगे, एपोमिक्सिस पूरी तरीके से हमारे गवर्नेंस में है, मतलब हम एग्रीकल्चर में एपोमिक्सिस को यूज करते हैं। इसका सिग्निफिकेंस भी आपकी बुक में दिया है कि एग्रीकल्चर में जब हमें वेरिएशंस नहीं चाहिए होते तो हम सीड को ऐसे बनाते हैं। अब ये हमें देखना है कि हम दोनों लें या इसको लेके नॉर्मल कर लें या इसको लेके नॉर्मल कर लें या दोनों को लेके एबनॉर्मल कर लें, जो चाहे कर सकते हैं, वो तो हमारे हाथ में। सर मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक नॉर्मल कोई एक एबनॉर्मल। हाँ और क्या। अब मान लीजिए आप क्या करें, अभी हम देखते हैं बिना मियोसिस के गैमेटोफाइट बना लें तो गैमेटोफाइट 2n हो जाएगा, और फिर इस गैमेटोफाइट से नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कराओ तो जाइगोट 2n तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि गैमेटोफाइट अगर 2n है, मेल गैमेटोफाइट 2n है तो एग भी तो n आएगा साथ में, तो जाइगोट तो 3n हो गया ना। तो हमने आधा काम एबनॉर्मल किया, दैट इज दिस वन, आगे का फर्टिलाइजेशन नॉर्मल रखा। या ये नॉर्मल होने दो, मेल फीमेल गैमेटोफाइट हमारे हैप्लॉइड बन गए, अगर ये n लिखा हुआ है तो ऐसे ही तो बने होंगे, यानी इनका बनना तो नॉर्मल है लेकिन इसके आगे हम फ्यूजन नहीं करा रहे तो ये अब नॉर्मल हो गया। और अगर हम दोनों ही ना कराएं वो भी पॉसिबिलिटी है, जैसे न्यूसेलर वाला पढ़ा आपने कि लाइक स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बना बिना मियोसिस के, तो 2n से 2n न्यूसेलस की सेल से आपने एक मेल गैमीट या फीमेल गैमीट बना दिया और उस फीमेल गैमीट या मेल गैमीट को बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट में चेंज कर दिया, तो अगर ये 2n बनेगा तो ये भी 2n बन जाएगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तभी तो न्यूसेलर एडवेंटिव एम्ब्रियोनी में एक्स्ट्रा एम्ब्रियो आए। एम्ब्रियो तो 2n ही थे, तो एम्ब्रियो 2n एबनॉर्मल तरीके से कैसे आएंगे, ये अब नॉर्मल करिए और ये भी अब नॉर्मल करिए, तभी तो 2n आएगा। आप माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेल गैमेटोफाइट बनाओ या फीमेल गैमेटोफाइट बनाओ तो एग कैसा बनेगा, 2n बनेगा, और इस 2n वाले एग से बिना फ्यूजन के जाइगोट बना दो तो जाइगोट भी कैसा बन जाएगा, 2n। तो एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन वाला भी 2n हो गया और बिना फर्टिलाइजेशन वाला भी 2n हो गया, लेकिन जो बिना फर्टिलाइजेशन वाला 2n है उसमें हमें दो एबनॉर्मलिटी इंड्यूस करनी पड़ी, एक तो ये कि बिना मियोसिस के उसका एग बनाया और दूसरा ये कि एग को फ्यूज भी नहीं होने दिया, बिना फ्यूजन के पार्थिनोजेनेसिस से हमने ये बना दिया। हो गया। ओके सर, बढ़िया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में साइंटिस्ट कैसे करते हैं वो अप्रोच लगानी है आपको, है ना, कहते हैं उसको एपोमिक्सिस। यस, कुछ कह रहे थे आप? क्लियर हो गया सर। हो गया, बस अब इसको लिख लेते हैं और फिर उसका अप्लाइड वर्जन जैसे मैंने आपको समझाया एक दो क्वेश्चंस करके देख लेते हैं तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको क्या होने वाला। सबसे पहला क्या था हमारा, पहले हमने लिखा था स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट, तो यस वी हैव गैमेटोफाइट। अब आप नॉर्मल लिख रहे हैं एपोमिक्सिस, है ना, दोबारा से लिख दे रहा हूं। तो हम क्या बनाने वाले हैं, एक गैमेटोफाइट बनाएंगे। अब ये गैमेटोफाइट कहां से बनेगा, स्पोरोफाइट से बनेगा। स्पोरोफाइट तो 2n ही होता है, यहां से अगर गैमेटोफाइट बनाओगे वो भी बिना मियोसिस के, विदाउट मियोसिस। अगर बिना मियोसिस के बनाओगे तो ये गैमेटोफाइट कैसा बनेगा, ये भी 2n बनेगा। क्लियर? और गैमेटोफाइट कौन से होते हैं, गैमेटोफाइट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मेल गैमेटोफाइट में यानी मेल गैमीट्स, क्योंकि दोनों मेल गैमीट्स होते हैं, और एग हो गया, सिनर्जिड्स हो गए, एंटीपोडल्स हो गए और पोलर न्यूक्लियाई हो गए। यही तो सब गैमेटोफिटिक सेल्स हैं, लेकिन इन सब के केस में n की जगह आप क्या आएगा, 2n, क्योंकि ये बिना मियोसिस से बने। अब इसमें ये मेल है और ये सब फीमेल गैमेटोफाइट के पार्ट थे। ये कहलाता है एपोमिक्सिस, दो टाइप की होती है, दिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। इसे क्या बोलते हैं, एपोस्पोरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं टाइप्स।
एपोस्पोरी क्या कहलाता है? एपोस्पोरी का मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट, चाहे मेल हो या फीमेल हो, फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस। क्या बोला? फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट फ्रॉम स्पोरोफाइट विदाउट मियोसिस इज कॉल्ड एपोस्पोरी। अब ऐसे गैमेटोफाइट्स क्या कहलाएंगे? These gametophytes are called, इनको क्या बोलोगे? इन्हों बोलोगे आप एपोमिक्टिक। एपोमिक्सिस से बने ना, एपोमिक्टिक गैमेटोफाइट्स। अगर कहीं पे क्वेश्चन में लिखा गया है कि एपोमिक्टिक गैमेटोफाइट है, किसी एपोमिक्टिक मेल गैमेटोफाइट के अंदर मेल गैमीट्स का पोलैरिटी लेवल क्या होगा, तो फिर n नहीं आएगा, क्योंकि वो एपोमिक्टिक है इसलिए वो 2n आएगा। क्लियर? या आपसे कहा जाए किसी एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल का पोलैरिटी लेवल क्या होगा, तो क्योंकि एपोमिक्टिक तरीके से बना है तो n ना होके कैसा बन जाएगा? 2n बन जाएगा। एपोमिक्टिक वर्ड लिखने का मतलब क्या है? ये अभी क्लियर है? यस सर। ठीक। अब दूसरा तरीका था जो बिना फ्यूजन के बना। हम क्या बनाने वाले हैं? हम बनाएंगे स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में जाइगोट लिखा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, अभी मैंने लिखा था एम्ब्रियो लिखा हो सकता है किसी क्वेश्चन में, सीड भी लिखा हो सकता है किसी क्वेश्चन में। कभी भी स्पोरोफाइट है तो इनमें से कुछ भी मान सकते हो। अब बनाएंगे कैसे? ये हम बनाएंगे कहां से? गैमेटोफाइट से। गैमेटोफाइट में क्या क्या आ सकती हैं? कुछ भी, मेल और फीमेल, ये सब सेल्स लिखी हैं, मेल और फीमेल गैमेटोफाइट। आप कुछ भी ले सकते हैं, एग ले लीजिए, मेल गैमीट ले लीजिए, सिनर्जिड ले लीजिए, एंटीपोडल ले लीजिए, बस यही तो है गैमेटोफाइट के नाम पे। और बनाएंगे कैसे? बिना फ्यूजन के। गैमेटोफाइट तो एन ही होता है, अगर आपने बिना फ्यूजन के स्पोरोफाइट बना दिया तो ये कैसा बन जाएगा? एन बन जाएगा। भाई गैमेटोफाइट तो हैप्लॉइड ही होता है, पता है हमें, अनटिल अनलेस वो गैमेटोफाइट ऐसा ना हो। नॉर्मल गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। तो किसी नॉर्मल गैमेटोफाइट की सेल से अगर आपने बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के कोई जाइगोट या एम्ब्रियो बना दिया तो इसका मतलब वो कैसा बन जाएगा? वो एपोमिक्टिक जाइगोट या एपोमिक्टिक सीड कहलाते हैं ना। सीड, क्योंकि हमें सीडी बनाने बेसिकली, तो यहाँ पे लिखा है कि सच सीड्स आर कॉल्ड एपोमिक्टिक सीड्स और एपोमिक्टिक स्पोरोफाइट्स। और ऐसे सीड या स्पोरोफाइट कैसे होंगे? n रादर देन 2n। यहाँ पे क्या आएगा? पोलैरिटी लेवल n आएगा इनका। ये दूसरा टाइप था, इसे बोलते हैं P, इसे बोला जाता है एपोगैमी विदाउट मैरिज, और ये था एपोस्पोरी। एपोगैमी और एपोस्पोरी क्या है? दीज आर टू टाइप्स ऑफ एपोमिक्सिंग। क्लियर? तो ये दो अलग अलग टाइप हैं। एपोमिक्सिस के दो टाइप हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एपोस्पोरी, सेकंड वन इज कॉल्ड एपोगैमी। क्लियर? यस सर। आगे चलते तो हैं। एग्जाम्पल लिखें। एग्जाम्पल तो क्वेश्चन नहीं है, हमारे पास गैमेटोफाइट की सेल्स फिक्स हैं। मेल गैमीट में, मेल गैमेटोफाइट में तो केवल दो ही गैमीट है, मेल गैमीट है, बस वही आएगा एवरी टाइम।
और फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पे 3 सेल हैं, एग, सिनर्जिड, एंटीपोडल। तो यही एग्जाम्पल है हमारे लिए। और स्पोरोफाइट के नाम पे हमेशा सीड, जाइगोट या एम्ब्रियो ही लिखा जाएगा, क्योंकि हमारा पर्पस ही वही होता है कि हमें सीड बनाना है। सीड बनाने का मतलब है उसके अंदर हमें जाइगोट या एम्ब्रियो बनाना है। तो एवरी टाइम हमारे लिए यही एग्जाम्पल रहेंगे। बस आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि अगर ये ऐसे बनाया जाए तो पोलाइडी लेवल क्या होगा, है ना। अगर कोई एपोमिक्टिक गैमेटोफाइट है तो उसका पोलाइडी लेवल क्या होगा, अगर कोई एपोमिक्टिक सीड बना हुआ है तो उसका पोलाइडी लेवल क्या होगा। अभी हम करके देखेंगे एक क्वेश्चन को, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमसे क्यों पढ़ा है। अब हम बात करते हैं पार्थिनोजेनेसिस की, जो आपने वहां पढ़ा। और क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस में आप फीमेल गैमेटोफाइट में जो एग है उससे डायरेक्टली सीड बनाते हो, तो पार्थिनोजेनेसिस किसका टाइप बन जाएगा, एपोगैमी का। या अगर ये दोनों अलग अलग दे रखे हैं तो एपोगैमी आंसर आएगा, नहीं तो क्या आंसर बन जाएगा ओवरऑल, एपोमिक्सिस, जो हमारा टाइप है ना। हटा दो शीट। देखिए इसे, आपने जो पार्थिनोजेनेसिस पढ़ा था, इट्स ए टाइप ऑफ एपोगैमी। और अगर एपोगैमी नहीं दिया है तो आप एपोमिक्सिस भी लिख सकते हैं। पार्थिनोजेनेसिस is a type of एपोमिक्सिस। आपकी बुक में क्योंकि एपोमिक्सिस ही दिया है, अगर ऑप्शन में एपोगैमी अलग से दिया हुआ है तो राइट आंसर बेटर क्या होगा, हमेशा एपोगैमी होगा। क्योंकि पार्थिनोजेनेसिस में आप क्या करते हैं, एक एग लेते हैं जैसे आपने पढ़ा, और उस एग से आप डायरेक्टली एक जाइगोट या सीड लिख लीजिए, या क्योंकि एग्जाम्पल जूलॉजी के दिए थे हनी बी, तो हनी बी में सीड तो बनेगा नहीं, तो हनी बी में बेसिकली आप क्या लिखोगे, सीड की जगह वहां पे आ जाएगा इंडिविजुअल। तो यहाँ पे मैं सीड भी लिख दे रहा हूँ, या कोई इंडिविजुअल मान लीजिए, एनिमल का एग्जाम्पल। इंडिविजुअल, तो सीड या इंडिविजुअल बन जाएगा, है ना, एग से डायरेक्टली। सर एपोमिक्सिस और एपोगेमी दोनों ऑप्शन में हो तो एपोगेमी लिखेंगे। हाँ तो बेटर है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफाई करके चीज दे रखी है ना, इसलिए। तो ये गैमेटोफाइट से डायरेक्टली स्पोरोफाइट बन गया, बिना बिना फर्टिलाइजेशन के बनते ही है, विदाउट सिनगेमी, विदाउट फ्यूजन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। यही तो लिखा था आपने पिछले चैप्टर में कि अनफर्टिलाइज एग से अगर जाइगोट बनता है तो वो पार्थिनोजेनेसिस कहलाता है, जिसके एग्जाम्पल में हनी बी, रोटीफर्स ये सब दिए हुए थे। है ना, तो ये चीज आ रही है। सर हाँ सर तो उसमें फिर जाइगोट से नया इंडिविजुअल बनेगा, वो भी तो हैप्लॉइड होगा। क्या हुआ बेटा, फिर से बोलो, कॉल आ रही थी किसी की वेटिंग में। सर जो हाँ? इसके अंदर एग से जो इंडिविजुअल बनेगा सर, वो भी तो फिर हैप्लॉइड होगा। हाँ वो हैप्लॉइड ही होगा, ये भी एन होगा। अब जैसे हनी बी में आप जेनेटिक्स में आगे पढ़ोगे कि हनी बी में जो मेल होते हैं वो पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं, केवल फीमेल नहीं। तो हनी बी में जो मेल्स होते हैं जिन्हें ड्रोन बोलते हैं, दे आर पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप्ड मेल्स। तो इसका मतलब वो एन हो गए, ऐसे बनते हैं। अनफर्टिलाइज एग से जो इंडिविजुअल बनेगा वो मेल बनेगा, एंड दैट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। और अगर वो एग फर्टिलाइज हो गया तो फीमेल बनेगा, उसमें जो नर्सिंग वर्कर बीज होती हैं वो भी आ सकते हैं, और क्वीन बी जो सिंगल होती है पूरे हाइव में वो भी आती है। अच्छा अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पार्थिनोजेनेसिस के एग्जाम्पल आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा। और हमारे लिए मतलब बॉटनी में तो वो सीड ही कहलाएगा, एनिमल्स में हनी बी, रोटीफर है तो इंडिविजुअल अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा न्यूसिलर या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, जिसमें हमने कहा कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियो बन जाएंगे, तो वो किस में आएगा बताओ, एडवेंटिव या जो न्यूसिलर एम्ब्रियोज आपने पढ़े थे, ये किस केस में आएंगे,
एपोस्पोरी। यहां भी आपने क्या लिखा था कि यहाँ पे सेल्स ऑफ इंटेगुमेंट्स या न्यूसिलस हैं, और इनसे अगर डायरेक्टली जाइगोट बन रहा है सर वीडियो ब्लर है। तो ये भी 2n है, ये भी 2n है, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो अब ये किसका एग्जाम्पल हुआ? सेम। एपोस्पोरी। ये किसमें आएगा? एपोस्पोरी में आएगा या एपोगैमी में आएगा? क्योंकि मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं। एपोमिक्सिस तो आंसर है ही, बट एक्चुअली ये किसमें आया? एपोगैमी। एपोगैमी। एपोगैमी में, एपोमिक्सिस में? फिर से सोचो। न्यूसिलस की सेल से जाइगोट बना दिया हमने। चलिए एपोमिक्सिस में। अब देखो, एपोगैमी होना चाहिए। एपोस्पोरी की जो डेफिनेशन हमने लिखी है वो ये है। एपोस्पोरी में क्या है कि एपोस्पोरी को अगर आप एग्जाम्पल में लो तो एपोस्पोरी में तो आप गैमेटोफाइट बनाते हो, तो ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ क्या बना है? जाइगोट। पहली चीज यस सर, एपोगैमी होगा। स्पोरी तो हो नहीं सकता। जाइगोट आपने कहा लिखा है? इस केस में। लेकिन ये जो जाइगोट है वो एपोगैमी केवल तभी कहलाता है जब वो गैमेटोफाइट से बना हो। लेकिन यहाँ पे आपने किससे बनाया? यहाँ पे आपने बनाया न्यूसिलस से। न्यूसिलस तो गैमेटोफाइट नहीं होता एपोमिक्सिस हो जाएगा सर। है ना। तो ये सिंपल एपोमिक्सिस कहलाती है। इसको आप एपोगैमी या एपोस्पोरी में नहीं डाल सकते। इट्स सिंपल एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक का मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, रिगार्डलेस की फर्टिलाइजेशन आप किस में कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये केवल एपोमिक्स का है। इसको आप एपोस्पोरी या एपोगैमी में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो जाइगोट बन रहा है, जो स्पोरोफाइट बन रहा है, वो इस फाइट से ही बन रहा है। जबकि हमने एपोगैमी और एपोस्पोरी में अलग करके जब पढ़ा, तो फिर से दिखाता हूं आपको। एपोस्पोरी में आप गैमेटोफाइट बनाते हैं स्पोरोफाइट से, बिना मियोस के, और एपोगैमी में आप स्पोरोफाइट बनाते हैं गैमेटोफाइट से विदाउट फ्यूजन के। वीडियो दोनों ही बहुत जगह कम से कम दोनों जनरेशन तो चाहिए। यहाँ पे क्या है? एक स्पोरोफाइट है जो दूसरे स्पोरोफाइट से ही बना, लेकिन बना बिना फर्टिलाइजेशन के। तो सर इसका वीडियो मतलब काफी ये ज्यादा किसका ब्लर है? है। इट्स एन एग्जांपल ऑफ एपोमिक्सिस केवल। एडवेंटिव या न्यूसिलर एम्ब्रियो किसका एग्जांपल है? दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एपोमिक्सिस। क्वेश्चन जब करें तो ये जरूर सोचिएगा कि कितनी बात कही गई है और कितना पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो सर। इसीलिए मैंने आपको ये दोनों चीजें अलग से समझाई कि पार्थेनोजेनेसिस किसका सर एग्जांपल है, एपोमिक्सिस का, वो तो है ही। लेकिन अगर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, एपोस्पोरी, एपोगेमी, तो बेटर आंसर इज एपोगेमी। चूज वही करना है। अब अगर कहा जाए कि न्यूसिलर एम्ब्रियोनी में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोज बने वो कैसे बने, तो एक तो बना एम्फीमिक्सिस से और दूसरा कैसे बना होगा? सिंपल। जो बाकी बने हैं वो कैसे बने? एपोमिक्सिस से। लेकिन उनको हम ये नहीं कह सकते कि वो एपोस्पोरी से बने या वो एपोगैमी से बने। दे आर जस्ट एपोमिक्टिक एम्ब्रियो। तो जो न्यूसिलर एम्ब्रियो है वो क्या है? वो एपोमिक्टिक एम्ब्रियो कहलाते हैं। इससे भी दो बार कॉल आ चुकी है सर एक मिनट बेटा। तो बिना सिग्नल बेटा, एक मिनट जरा।
हाँ बेटा बताओ। तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर, ये जो आपने लिखा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, मेरे पास तो स्क्रीन क्लियर है। कैमरा ऑन है ना आपका? मेरा ऑन है। हाँ सर बहुत ज्यादा ब्लर है। देखो ब्लड आ रहा है अभी भी। यस सर। यस सर। सर लो। अभी मेरे पॉइंट से तो सही दिख रही है स्क्रीन। सबको आ रहा है? वरना फिर आप एक बार रीजन करके देखो। यस सर, सभी को आ रहा है। क्लियर है अभी? नो सर, अब तो और ज्यादा हो गया। आपकी वॉइस भी बहुत स्लो आ मतलब लाउड नहीं आ रही। खैर सर अब आ रही है? हाँ अभी क्लियर है। सर ये दोनों चीजें क्योंकि सिलेबस में है। अभी अगर आप और डिटेल में पढ़ोगे किसी बुक से, अगर आप पढ़ो तो एपोस्पोरी और एपोगैमी जो अभी हमने टाइप्स डिस्कस किए, इनके भी और डिफरेंट टाइप्स होते हैं। हर जगह डिफाइंड है कि कौन सी चीज कैसे बनेगी और कहाँ बनेगी। बट हमारे लिए इतना ही काफी है कि एबनॉर्मल टाइप का डेवलपमेंट है और हम एबनॉर्मल तरीके से गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट बना सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपकी बुक में दिया है कि जो एपोमेक्टिक सीड्स या एम्ब्रियो होते हैं उनका एग्रीकल्चर में बहुत रोल है। बिकॉज जब भी कभी हमें वेरिएशन नहीं चाहिए होता तो हम एपोमेक्टिक सीड्स बना लेते हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनका प्रोपगेशन हो जाता है, क्योंकि हमें वेरिएशन या कैरेक्टर्स में चेंजेस नहीं चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे प्लांट्स के अंदर सीड्स बहुत कम बनते हैं लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तो उनको भी हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें भी एपोमिक्सिस का रोल आ सकता है। हम उन सीड्स को भी मल्टीप्लाई करके ये काम कर सकते हैं ना। अगर पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एपोमिक्सिस को हम क्यों पढ़ रहे हैं इस सेंस में लिखा गया है क्योंकि एग्रीकल्चर में साइंटिस्ट एपोमिक्सिस को यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स, है ना। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको समझ के और करने की कोशिश करिए, है ना। सर हाँ बोलो। सर जो जो अभी जिस टाइम स्किन हुई थी ना ब्लर, जब आप पीछे के पेज में से कुछ बता रहे थे तो सर वो समझ में नहीं आया था, एक बार सर उसको रिपीट कर तो मैं दीजिए। यही बता रहा था कि ये पीछे का पेज है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम एपोमेक्सिस के दो टाइप हैं, एपोगैमी और एपोस्पोरी। एपोस्पोरी के लिए हम गैमेटोफाइट बनाते हैं तो हमें स्पोरोफाइट चाहिए, बिना मियोसिस के बनेगा। इसी तरीके से अगर हम स्पोरोफाइट बनाते हैं तो बनेगा तो गैमेटोफाइट से ही बट विदाउट फ्यूजन बनेगा। लेकिन जो न्यूसिलर या एडवेंटिव एम्ब्रियोनी का केस है जो अभी हमने पढ़ा इस पेज पे, ये वाला, इसमें हम स्पोरोफाइट यानी जाइगोट ही बना रहे हैं और सेल्वी जाइगोट यानी ये सेल्वी स्पोरोफाइट की है 2n। तो जब आप स्पोरोफाइट से स्पोरोफाइट की बात कर रहे हैं तो उसे एडवेंटिव या न्यूसिलर एम्ब्रियोस के हिसाब से उसे फिर हम एपोमिक्सिस में रखते हैं। उसको हम एपोस्पोरी या एपोगैमी में अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो एपोमिक्सिस का जो लिटरल मीनिंग है विदाउट मिक्सिंग वो पूरा हो रहा है। सो दैट्स वाई अगर कभी कहा जाए कि न्यूसिलर एम्ब्रियो किस टाइप के एम्ब्रियो हैं तो दे आर कॉल्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियोस। ये बात आपको समझाई थी जब स्क्रीन ब्लर्ड हो गई थी। यस सर, आगे समझ में। क्वेश्चन करके देख लेते हैं, आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो एक क्वेश्चन है, हो सकता है या मैं आपको किसी पेपर में भी मॉडिफाई करके दे दूं क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन है, इफ एन एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं आप जानते ही हैं, इज फॉर्म्ड बाय
एपोमिक्सिस, सिर्फ एपोमिक्सिस लिखा है क्योंकि आपकी बुक में एपोमिक्सिस की ही बात की जाती है. देन व्हाट विल बी द पोलाइडी लेवल्स, क्रोमोसोम के नंबर कितने होंगे, ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. बताइए क्या आंसर आएगा. 2n और n, वो हाँ? 2n और 2n. 2n और 2n. सर स्क्रीन सोच फिर के से. करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही बेटा. ठीक है. If an embryo sac is formed by apomixis, then what will be the polarity level of embryo and endosperm? अब देखो, अगर एक नॉर्मल एम्ब्रियो बनाओगे तो नॉर्मल जब बनेगा एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट, तो उसमें ये एग है जो हमें चाहिए, एन होता है, और यहाँ पे जो दो न्यूक्लियस होते हैं जिन्हें आप बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये n+n होते हैं. यही आपने पढ़ा है. लेकिन यहाँ क्या कहा गया कि अगर एक एम्ब्रियो सैक बनता है एपोमिक्सिस से, यानी कोई एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक है. सर 3n और 5n. हाँ, एम्ब्रियो सैक को आप फीमेल गैमेटोफाइट कहते हो. तो फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियो सैक अगर एपोमिक्सिस से बनेगा, तो ये एपोमिक्सिस से बनेगा, इसका मतलब ये एग कैसा होगा, ये एग तो है लेकिन ये 2n ना होके, ये n ना होके कैसा हो जाएगा 2n. और यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई हैं वो n+n ना होके कैसे बन जाएंगे 2n+2n, है ना. क्योंकि एपोमिक्सिस का मतलब हुआ कि एम्ब्रियो सैक आपने बनाया है लेकिन बिना मियोसिस से बनाया. अब बिना मियोसिस से एम्ब्रियो सैक बनाओगे फीमेल गैमेटोफाइट तो ऐसा बनेगा, लेकिन मेल गैमेटोफाइट के लिए तो कुछ नहीं बोला गया क्वेश्चन में. यानी मेल गैमेटोफाइट में जो मेल गैमीट है वो नॉर्मल है. अगर ये कह दिया जाता कि इफ बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स आर फॉर्म बाय एपोमिक्सिस, तो उसमें मेल को भी आप 2n ही कंसीडर करते हैं ना. तो यहाँ पे अब चलो देखना कि भाई एक मेल गैमीट है जो n है, ये एग से फ्यूज करेगा जो यहाँ के हिसाब से 2n है, तो बनने वाला जाइगोट कैसा हो जाएगा, ये 3n हो जाएगा. ऐसे ये दूसरा मेल गैमीट है जो n होगा, ऑब्वियस है, लेकिन जिस पोलर न्यूक्लियाई से ये फ्यूज करेगा वो 2n+2n है. तो बनने वाला एंडोस्पर्म कैसा हो जाएगा 5n हो जाएगा. जस्ट अ मिनट, मैं आपको सेट करके दे देता हूँ स्क्रीन, आप नोट डाउन कर लीजिए. लिखने में हो सकता है वो ब्लर हो गई दोबारा से. तो ये केस है. ठीक है, सर इस थोड़ा तरीके से blur हो रहा है. हो जाएगा बेटा एडजस्ट. मैंने हिलाऊंगा नहीं पेज को, 2 मिनट 2 से वो अपने आप ले लेगा इसको. अभी मुझे स्क्रीन सही दिख रही है. सर थोड़ा सा नीचे कर दीजिए. नीचे ऐसे. यस. सर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए. सर थोड़ा और.
यस। सर हाँ बेटे। सर ये जो एग हमारा 2n बना है सर, इससे जरूरी है कि मतलब मेल गैमेट ISS यूज करे और वो तो पोलर। आपको मानना पड़ेगा किसी क्वेश्चन में कि आपसे कहा जा रहा है कि एम्ब्रियो से कैसे बन गया, तो एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो कैसे बनेगा, तो आप ये मान के चलोगे ना कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डबल फर्टिलाइजेशन से बनेंगे और उसके लिए मेल गैमीट चाहिए। या तो क्वेश्चन में ये भी कहा जाए कि भाई मेल गैमीट ये बिना फर्टिलाइजेशन के बनेगा, आप बताओ। अगर जैसे इसी क्वेश्चन में ये कह दिया जाए इफ एन एम्ब्रियो sac is formed by apomixis then what will be the polarity level of embryo if formed parthenogenetically। तो दो बातें हो गई, एक तो ये कि एग 2n है और आगे पार्थिनोजेनेसिस होनी है, तो फिर जाइगोट 2n ही आएगा। पार्थिनोजेनेसिस से एंडोस्पर्म बनता नहीं है तो कभी पूछ ही नहीं जाएगा। तो हर चीज को प्रिसाइज करके पूछेंगे ना, जहां जो चीज के लिए लिखा हुआ है वो आपको कंसिडर करना है, बाकी सब आपको नॉर्मल। हमेशा यही होता है इन क्वेश्चंस में, जहां पे डेटा नहीं दिया हुआ था वहां बात कंसिडर करनी होती है, जहां पे डेटा जिस चीज के लिए लिखा गया है वो आपको वैसे ही मानना है। अब जैसे इसमें ये कह दिया जाता कि इफ बोथ द एम्ब्रियो ये इफ बोथ द गैमेटोफाइट्स मेल फीमेल आर फॉर्म बाय एपोमिक्सिस देन व्हाट विल बी द पोलैरिटी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो। तो यहाँ पे मेल गैमीट भी 2n 2n होते, तो 2n मेल गैमीट से एग 2n यानी यहाँ पे 4n आ रहा, यहाँ पे 2n 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 मिलके यहाँ 6n हो जाता। सर हाँ सर स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बिना मियोसिस के बन कैसे जाता है वैसे? बेटे वो हम बनाएंगे ना, मियोसिस से बनना कोई जरूरी नहीं है ना। प्लांट्स के अंदर एक्चुअली क्या है ना, किसी भी एबनॉर्मलिटी को इंड्यूस करना बड़ा आसान है, प्लांट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट बहुत इजीली हो जाते हैं। एनिमल्स के साथ ये चीजें नहीं होती हैं। एनिमल्स में इम्यून सिस्टम भी है, एनिमल्स के साथ आपने पढ़ा भी था कि इनकी ग्रोथ भी एक सर्टेन टाइम तक होती है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। प्लांट्स के अंदर तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली करके देखी गई हैं, वी कैन डू दैट। सर मतलब आर्टिफिशियल ड्रग्स वगैरह डाल के इंड्यूस करते हैं ये सब? वो वही आर्टिफिशियल तरीके से किया जाता है। अब जैसे आप कह रहे हैं कि बिना फ्यूजन के, तो बिना फ्यूजन के बहुत सारे तरीके हैं। हम फ्यूज ना होने दें इस चीज के बहुत सारे तरीके हैं। हम मेल गैमीट को आने नहीं देंगे नीचे, हम पॉलिनेशन ही ना होने दें, और ये इंड्यूस करें कि एग फर्टिलाइज हो जाए। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो हार्मोन्स है वो प्रोवाइड कर दें, और उधर हम जो है वो स्टिग्मा को काट दें, तो पॉलन लैंड ही नहीं करेगा स्टिग्मा पे। तो एग हार्मोन तो मिल ही गए हैं, तो एग बिना फर्टिलाइज करे भी जो है वो चेंज कर सकता है। There are so सर many, जो वो प्रैक्टिकली करने के पार्थिनोजेनेसिस तरीके अलग हैं। सर जो पार्थिनोजेनेसिस नेचुरली होती है, जो एग अनफर्टिलाइज जेनेटिक है, वो तो जाइगोट में। जेनेटिक है। जेनेटिक का मतलब वो तो जीन्स उसी टाइम पे उन्हीं हार्मोन्स को बनाएंगे, और वो ऐसा होने के लिए इवॉल्व हुए हैं, तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, वो तो अपने आप होगा। ओके सर। उसमें अगर आप करना भी चाहो कि लाइक हम ये सोचे कि हम हनी बी के जो मेल होते हैं वो फर्टिलाइज करके बना दें, तो हम नहीं बना सकते, वो तो अनफर्टिलाइज एग से ही बनेगी। हम उसमें चाहे तो भी नहीं कर सकते। हाँ अगर प्लांट होता तो करने की कोशिश करते, और फिलहाल की साइंस यही कहती है कि प्लांट्स में शायद हो भी जाता है। एनिमल्स के साथ ये चीजें दिक्कत करती है। यस सर। So this completes your chapter, sexual reproduction in flowering plants. नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, बट हम पहले इजी चैप्टर्स को थोड़ा सा कंप्लीट करेंगे, सो दैट मैं भी चाहता हूँ कि घर से क्लास हो रही है तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होती है, तो वो चीज ना हो। थ्योरेटिकल है, जैसे इकोलॉजी है, या माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर है, या स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन है, ये पहले करेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस या मॉलिक्यूलर बेसिस है वो हम लास्ट में करेंगे, जब हम प्रॉपर तरीके से क्लास लेने की कंडीशंस में आ जाएंगे। बाकी देखते हैं अगले हफ्ते तक क्या डिसाइड होता है गवर्नमेंट का, और फिलहाल तो घर पे रहिए और सेफ रहिए, यही है।
सर हाँ बेटा। सर इकोलॉजी कर लेंगे अगली बार, हाँ, ठीक। इकोलॉजी पॉसिबली मैंने हर बैच में इकोलॉजी ही कराई है, जो फाइटर मेडिकल के बैच है उनमें भी पहले इकोलॉजी ही कराई है, बिकॉज इकोलॉजी आराम से हो जाएगी और वेटेज उतना ही है, जितने जेनेटिक्स के 2 चैप्टर का है उतना ही इकोलॉजी के 4 चैप्टर का है। और फैक्ट यही है कि इकोलॉजी के 4 चैप्टर बहुत कम एफर्ट्स के साथ याद भी हो जाएंगे, जल्दी भी पढ़ लोगे। जेनेटिक्स के 2 चैप्टर पढ़ने के लिए एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे और वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर है। इट विल टेक मंथ्स, 2 to 3 मंथ्स लग जाते हैं। इकोलॉजी तो इजी भी है। हाँ, इकोलॉजी इजी भी है, इकोलॉजी में बाहर से भी कुछ नहीं आता, जो एनसीईआरटी का है वही पढ़ना है, तो जल्दी भी कंप्लीट हो जाएगा। और वेटेज उतना ही है नीट के हिसाब से, अगर बात करें जितना इकोलॉजी के कुछ 4 चैप्टर का वेटेज है उतना ही नीट जेनेटिक्स के 2 चैप्टर का है। लेकिन एक्चुअली जेनेटिक्स के 2 चैप्टर 7 या 8 चैप्टर के बराबर हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। यस सर, नोट्स भेज दीजिएगा हाँ उसके। डेफिनेटली बाय नाइट भेज दूंगा, बाय लेट नाइट भेज दूंगा। ये सर पिछले हफ्ते 12 बजे आए थे। हाँ, कोई इशू नहीं, मैं भेज दूंगा। सर डीपीपीज नहीं आ हाँ? रही, सर डीपीपीज नहीं आ रही। अच्छा, डीपीपी के लिए बेटा बात करता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरी बात भी ऑफिस में बहुत कम लोग जा रहे हैं ना इस टाइम पे, दिल्ली तो बंद ही पड़ा हुआ है सारा, तो इसलिए वो आईटी डिपार्टमेंट से देखता हूँ कितना कर सकता हूँ मैं, है ना, नहीं तो यस सर, अभी तो एक भी नहीं आई। हाँ, क्योंकि एक्चुअली वही है कि मैं भी ऑफिस जा रहा होता तो मैं 10 लोगों से पर्सनली भी मिल के कह लेता, अभी मुझे फोन पे ही कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, तो मैं देखता हूँ कितनी जल्दी अपलोड हो सकती है। ठीक है, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट, गुड नाइट।